हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं स्टूडेंट्स, और आज हम आपके सामने आए हैं एक बार फिर नया लेक्चर लेकर। बात करेंगे आज स्टूडेंट्स की जो हमने पिछले वाले लेक्चर तक पढ़ लिया था उसके आगे का लाइन के बारे में ही। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स बात करूंगा कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपसे जो मुझे लगता है कि डिस्कस करने चाहिए मेरी तरफ से। अगर आपको अपनी तरफ से कोई डाउट आता है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और इसके अलावा और भी कॉन्टैक्ट के माध्यम हैं मुझसे जो मैं आज आपको लेक्चर के लास्ट में बताने ही वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स चलिए फिर बाकी बातें हम आपसे लेक्चर में ही करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है कन्वर्जन ऑफ इक्वेशन। इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, हम लाइन की इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। और स्टूडेंट्स दूसरी बात ये कि जो पहला टॉपिक आएगा कन्वर्जन ऑफ लाइन के अंदर वो आएगा हमारा वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। आप वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो ये टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स। सपोज दैट कि हमारे पास में लेट अस अज्यूम हमारे पास में कोई लाइन का इक्वेशन है यहाँ पर 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस ऑफ लैम्डा माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। और ये है हमारे पास में वेक्टर इक्वेशन, ये तो पता है आपको। मुझे इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन इक्वेशन में। किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स? कार्टेशियन इक्वेशन में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में दो चीज़ें होनी चाहिए। दो चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर। पहली बात तो आपको पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि जहाँ से वो लाइन पास हो रही है वो पासिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स आपको उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, यानी कि DRs पता होना चाहिए, दिक् अनुपात पता होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 थिंग एंड नंबर 2 थिंग, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से कन्वर्ट करना है, ये चित्र बनाकर। आप डायरेक्टली कन्वर्ट करना। सबसे पहले तो मैं वो पॉइंट निकालूंगा जहाँ से वो पास हो रही है। अब जहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी लाइन की अगर हम इक्वेशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा ऑफ बी वेक्टर, सॉरी एम वेक्टर है ना। कुछ किताबों के अंदर बी वेक्टर दिया हुआ है इसलिए मेरे से बी वेक्टर लिख दिया जाता है कई बार, ठीक है। तो आप ए वेक्टर प्लस लेमडा ऑफ एम वेक्टर ध्यान दीजिए। जहाँ पर जो हमारा ए वेक्टर होता था वो हमारा पासिंग पॉइंट होता था PP, और जो हमारा M होता था वो हमारा DR से बनने वाला वेक्टर होता था। भैया इतनी बात पता है आपको? तो ध्यान से देखिए इस इक्वेशन के अंदर हमारा पासिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स? पासिंग पॉइंट 4, 2 एंड 5। तो पासिंग पॉइंट क्या होगा एवरीवन? पासिंग पॉइंट होगा 4, 2, 5। देखते रहिए सामने। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करूं, मैं बात करूंगा आपसे DRs के बारे में। DRs से बनने वाला वेक्टर होता है M वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए M वेक्टर कौन सा है? ये वाला। तो DRs मिल जाएंगे स्टूडेंट्स -1, 4, -1। तो हमें जैसे ही दो चीज़ें मिल गई आप सिंपली इसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। भैया कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट कर दो? क्या होती है कार्टेशियन इक्वेशन? x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। a b c क्या है? a b c है हमारे DRs, ये रहे a b एंड c स्टूडेंट्स।
x1 y1 z1 क्या है, जहां से वो पास हो रही है, दैट मीन्स पासिंग पॉइंट, x1 y1 z1। तो अब आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए कैसे, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू y माइनस, यहाँ हमारे पास में y1 का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय b क्या है स्टूडेंट्स 4 है, z माइनस z1 का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय c का वैल्यू हमारे पास है -1। तो ये जो मैंने आपके सामने स्टोरी बोली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, क्या आपको ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स, कि हमें अगर कोई इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी हुई है तो उस इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से एनी इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए उल्टा काम सीखते हैं, सेकंड पार्ट, कि अगर हमारे पास में कार्टेशियन इक्वेशन है और हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट हमारे पास में है कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म। हमारे पास में कोई इक्वेशन दी हुई है, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द कार्टेशियन इक्वेशन, और हमें कन्वर्ट करना है इसको वेक्टर इक्वेशन के अंदर। किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, वेक्टर इक्वेशन के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है। वही दो बातें आपके माइंड में आनी चाहिए, पहला तो पासिंग पॉइंट और दूसरा DRs। अगर आपको ये दोनों फाइंड हो गए तो आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है पासिंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास में पासिंग पॉइंट और सेकंड पॉइंट है मेरे पास में DRs। आइए निकालते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि हम थोड़े से चतर बनेंगे, यहाँ पर चतर का मतलब थोड़े से क्लेवर बनेंगे और इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आई बात आपके? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बीच के अंदर माइनस जनरेट करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन जनरेट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। देखिए इस जगह पर सबसे पहला काम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का। देखिए एवरीवन, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है, हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स और यहाँ बना x प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 4 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर y है प्लस 2 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2। माइनस भी तो जनरेट करना है ना स्टूडेंट्स बीच के अंदर, इसलिए समझे। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ बनेगा z प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 4। ठीक है एवरीवन। तो देखिए आप इसको हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, ऐसे कर लीजिए। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 चीज़ें हमें चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया है, बट अभी भी ये फुली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इस 2 को तो ले आऊँगा नीचे और यहाँ माइनस जनरेट करूँगा, x माइनस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 को नीचे ले आएंगे। यहाँ देखिए y माइनस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स z माइनस माइनस का 1, वेरी गुड, कुछ बच्चे समझ रहे हैं बात को, और यहाँ आएगा -4 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आई बात? z माइनस -1 डिवाइडेड बाय 2 चला गया नीचे, कैंसिल करूँगा, यहाँ आ जाएगा -2, स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी x माइनस माइनस 2, यहाँ आएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू y माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरीवन, ये मार्कर कैसे धीरे चलने लग गया, y माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ देखिए z माइनस माइनस का 1 डिवाइडेड बाय -2। तो स्टूडेंट्स ये आई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये आई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं। देखिए आप
तो स्टूडेंट्स इसके आगे का काम देखिए, अब आप इसके आगे का काम देखिए आप कि हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में अब मुझे फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या होता है देखिए, ये यहां पर जो लिखा हुआ है ना, पिछले वाले लेक्चर में भी सिखाया था कि माइनस के जस्ट बाद जो वाला नंबर है हमारे पास में -2 कोमा -2 कोमा -1, ये है हमारा पासिंग पॉइंट। बात करता हूँ डीआरस के बारे में, तो स्टूडेंट्स डीआर क्या हो जाएंगे, जो नीचे लिखे हुए हैं -2 2 एंड -2 -2 2 एंड -2। तो हमें दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं यहाँ पर, पासिंग पॉइंट भी मिल चुका है और डीआरस भी हमें मिल चुके हैं। वेक्टर इक्वेशन बेसिकली होती क्या है स्टूडेंट्स, वेक्टर इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ एम वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर वो वेक्टर है जहाँ से वो पास हो रही है और एम वेक्टर जहाँ उसके डीआरस वाला बनने वाला जो वेक्टर है वो, ठीक है। तो ए वेक्टर कौन सा, ये वाला वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप -2j कैप -1k कैप, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, प्लस लगा के लैम्डा लिखिए, एम वेक्टर यानी कि डीआरस से बनने वाला वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप। तो ये स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट कर दी यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन में, ठीक है, ये कन्वर्ट कर दिया हमने वेक्टर इक्वेशन में। एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा आप, एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, कि अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है और ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो आप डायरेक्टली पासिंग पॉइंट निकाल सकते हैं और डायरेक्टली डीआरस निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमें इतना सा ही काम करना है सिर्फ, ठीक है एवरीवन। तो इस तरह से हम यहाँ पर काम करते हैं, ये दोनों कन्वर्जन आपको आने चाहिए एवरीवन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप फेस करें तो आप उसमें करने में सक्षम हो जाएं, ये मेरी कामना है आपसे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने और लेना चाहता हूँ, चलिए देखते हैं। कल जो आपको क्वेश्चन दिए थे मैंने 14.3 एक एक्सरसाइज थी हमारे पास एक बुक की, तो उसके अंदर से मुझे जो क्वेश्चन लगता है आपको बताने के लिए, वो लगता है एकमात्र जो 5th क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये 5th क्वेश्चन के अंदर अधिकतर बच्चे अटके होंगे। तो चलिए 5th क्वेश्चन आप खुद करना, लेकिन 5th क्वेश्चन जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ताकि उसी मेथड से आप 5th को खुद कर सकें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए देखिए उस जैसा एक दूसरा क्वेश्चन। यस एवरीवन, हमारे पास में क्वेश्चन है, देखिए आप ध्यान से। Find the vector and Cartesian equation of the line passing through the point this and perpendicular to the lines this and this। डायग्राम बनाते हैं, समझ में आएगा। एक लाइन है मेरे पास में जो पास हो रही है एक पॉइंट से, जिसका नाम है -1, 3, -2। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेसिकली ए वेक्टर के पॉइंट वेक्टर से। और ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर भी और इस लाइन पर भी। मतलब कि ऐसे मान सकता हूं कि ये एक लाइन जा रही है, ये वाली लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, और ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाली जो मेरे पास में लाइन है फर्स्ट वाली, वो इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। क्या मुझे इस फर्स्ट वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है? पता है क्या? ए, बी और सी मान लेता हूं मैं, ठीक है। क्या मुझे फर्स्ट वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है? यस पता है, 1, 2 एंड 3। कब पता है? जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, ठीक है। तो 1, 2, 3। क्या मुझे, मैं इसको L2 नाम दे लेता हूं, या फिर L1 इसका नाम देते हैं हम, है ना, L1, और इसका नाम देते हैं L2, और इसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स L। इसके जो डायरेक्शन रेशो है मैं A1, B1 एंड C1 मान लेता हूं एवरीवन, और इसके जो डायरेक्शन रेशो हैं उनको मैं A2, B2, C2 मान लेता हूं एवरीवन। कैसे निकालेंगे? ये तो हमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई थी,
तो हमने डायरेक्टली डी आर लिख दिए यहाँ पर। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है इसको एक पल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आएगा x माइनस माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एंड z माइनस माइनस का वन डिवाइडेड बाय 5। ठीक है एवरीवन। अब देखिए मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। डी आर्स क्या हो गए, माइनस थ्री टू एंड फाइव, माइनस थ्री टू एंड फाइव। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा एक बात को, ये वाली जो इक्वेशन आपको दी हुई है, ये वाली आपको सिर्फ देखकर पता करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे नजर आएगा कि सिर्फ यहाँ पर माइनस जनरेट नहीं हो रखा, इसके अलावा पूरी की पूरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। तो आप इसी को छेड़ लो। आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर अगर प्लस की जगह पर मैं माइनस माइनस लिख दूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यही कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो क्यों दो बार लिखें, क्यों टाइम अपना वेस्ट करें। ठीक है, तो पता रहना चाहिए ऑलरेडी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है और हमें डी आर्स डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली डी आर्स लिख सकते हैं एवरीवन। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, एस टी फॉर्म। ओके एवरीवन, तो ये हमारे पास में लाइन 1 है L1 और ये हमारे पास में स्टूडेंट्स लाइन 2 है। इसके बाद में काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है वो इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो इस वाले फर्स्ट वाली लाइन के A1, B1 एंड C1 डायरेक्शन रेशोज और इसके A2, B2 एंड C2 के बीच में क्या रिलेशन होता है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2 इज इक्वल टू 0 होता है एवरीवन। ये पता है ना आपको। तो हम ये लगाएंगे यहाँ पर, ये लगाएंगे यहाँ पर। उससे पहले हमें पता रहना चाहिए एवरीवन कि इस वाली लाइन के जिसकी हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं इसके डी आर्स क्या हैं। हमें पता लगा कि इसके डी आर्स तो हमें दिए हुए ही नहीं है, नहीं दिए हुए ना, क्योंकि इसके अगर डी आर्स पता होते तो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते थे। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस लाइन एल के डायरेक्शन रेशोज हैं ए, बी एंड सी एवरीवन। समझ में आया? तो मैं कर रहा हूं अज्यूम द डी आर्स ऑफ लाइन L आर A, B, C। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर है L1 पे, लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर है L1 पे, तो इसके डायरेक्शन रेशो लाइन L के और L1 के दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 होगा। हेंस L के डायरेक्शन रेशो A है, A, B, C और L1 के हैं 1, 2, 3, तो A मल्टीप्लाई बाय 1 आप लिख लीजिए यहाँ पर L परपेंडिकुलर टू L2, फॉर्मूला भी लिखिए A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 इज इक्वल टू 0। A1, B1, C1 क्या होते हैं फॉर्मूले में, फर्स्ट वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो, A2, B2, C2 सेकंड वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट वाली लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो है A, B, C, सेकंड के हैं 1, 2, 3, तो A मल्टीप्लाई बाय 1, A मल्टीप्लाई बाय 1, B मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस C मल्टीप्लाई बाय 3, C मल्टीप्लाई बाय 3। आंसर मेरे पास में क्या इक्वेशन आई, A प्लस 2B प्लस 3C इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सिमिलरली इसी तरह से लाइन L1 है, लाइन L है वो परपेंडिकुलर है लाइन L2 पर, तो इसके डायरेक्शन रेशो और इस वाली के डायरेक्शन रेशो भी मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 होंगे। तो चलिए करते हैं, A मल्टीप्लाई बाय -3, A मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस B मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस C मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज -3A प्लस 2B प्लस 5C इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स।
तो ये हमारे पास में इक्वेशन 1 और 2 आ चुकी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात को क्या बताना चाह रहा हूँ। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। इन दोनों को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि हमें ए, बी और सी का वैल्यू मिल जाएगा स्टूडेंट्स। क्या मिल जाएगा? ए, बी और सी का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही हमें ए, बी, सी का वैल्यू मिला, यानी कि हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशो मिल गए। हमें क्या मिल गए? इस लाइन के डायरेक्शन रेशो मिल गए। और आपको पता है कि कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और डायरेक्शन रेशो से बनने वाला वेक्टर अगर हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं उसकी इक्वेशन ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ एम वेक्टर से। इतनी बात समझ में आती है क्या एवरीवन? तो चलिए स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या कर रहे हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, समझिए कि हमारे पास में वेरिएबल 3 है, ए है, बी है और सी है, लेकिन हमारे पास में इक्वेशन सिर्फ 2 है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करते हैं। यहाँ हमारे पास वेरिएबल है फर्स्ट ए, सेकंड बी और थर्ड सी। यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी और स्टूडेंट्स यहाँ लिखिए सी और नीचे की तरफ अपॉन लगाइए और यहाँ पर छोटा सा मैट्रिक्स बनाइए, छोटा मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट। इसको थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं। ए हमने लिखा है तो ए को छुपा लो, बाकी क्या बचा? 2 3 2 5 लिखिए यहाँ पर 2 3 2 5। हमने बी लिखा है तो बी को छुपा लो, क्या बचा? 3 5, पहले लिखेंगे 3 5 और 3 5 के बाद में 0 है तो पीछे आ जाओ 1 एंड -3, 1 एंड -3 कोफिशिएंट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स में। सिमिलरली अगर मैं सी को यहाँ पर छुपा लूँ तो क्या क्या बचेगा? ए का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट 2, ए का कोफिशिएंट -3 एंड बी का कोफिशिएंट 2 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ हमें ए का वैल्यू मिल जाता है 5 2 10 -3 2 6। बी का वैल्यू मिल जाता है -9 -5 और सी का वैल्यू हमें मिल जाता है 2 -6। क्या मिला एवरीवन? दिस इज 4, यहाँ मिला हमें -14 एंड दिस इज इक्वल टू 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 8 स्टूडेंट्स। क्योंकि ये सेम प्रोपोर्शन में है स्टूडेंट्स तो इनको हम कट कर सकते हैं, कैंसिल 2 2 4 -7 एंड दिस इज 4। तो हमारे पास में आएगा a डिवाइडेड बाई 2, b डिवाइडेड बाय -7 एंड स्टूडेंट्स c डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास में क्या आया? हमारे पास में आप बोलोगे सर a b c का वैल्यू आ गया, लेकिन एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास में वेरिएबल 3 होते हैं 1 2 3 और इक्वेशन सिर्फ 2 होती है तो वहाँ पर हम यूज़ तो कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन हकीकत बात यह है कि जो आंसर आता है ना स्टूडेंट्स वो वैल्यू ऑफ ए नहीं होता है बल्कि प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ ए होता है। यानी कि कोई वैल्यू होगी जो प्रोपोर्शन के अंदर है 2 7 एंड 4, इस प्रोपोर्शन के अंदर होगी। मे बी वो वैल्यू हो सकती है आपके पास में, जैसे कि वो वैल्यू हो गई हमारे पास 4 -14 एंड 8, एग्जैक्ट वैल्यू ये होगी और इसका प्रोपोर्शन आ गया हमारे पास में ये, तो प्रोपोर्शन में होती है स्टूडेंट्स वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्योंकि प्रोपोर्शन है, एक रेशो है, तो इसको हम लोग डायरेक्शन रेशो अज्यूम कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू लैम्डा मान लीजिए। ठीक है एवरीवन, तो चलिए अब हमारे पास में नाउ वी हैव द डायरेक्शन रेशोज drs ऑफ लाइन L are in the proportion of 2, -7, 4। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ चुका है स्टूडेंट्स। डायरेक्शन रेशो अज्यूम कर लेते हैं तो हमारे पास में m वेक्टर क्या हो जाएगा? m वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप -7 j कैप + 4 k कैप। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ b वेक्टर। यहाँ देखिए इसके आगे
आर वेक्टर की जगह आर वेक्टर रहेगा इज इक्वल टू ए वेक्टर की जगह पर स्टूडेंट्स जहां से वो पास हो रही है -1 आई कैप 3 जे कैप प्लस 2 ऑफ के कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सॉरी यहाँ पर एम वेक्टर लिखिए आप, मेरी आदत बी की पड़ी हुई है, आप एम वेक्टर लिखिए, ठीक है। ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ एम वेक्टर, तो यहाँ लिखिए 2 आई कैप 7 जे कैप प्लस 4 ऑफ के कैप। एक्चुअली ना बात ऐसी है कि जब मुझे मेरे मास्टर ने पढ़ाया था ना, तो उन्होंने ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर से पढ़ाया था, तो मेरे दिमाग में तब से वही बात बैठी हुई है, ठीक है। अब जब मैंने इसको दोबारा स्टडी किया तो मुझे लगा कि इसको एम वेक्टर बताना चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के अंदर, और वो बच्चे को ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर एम वेक्टर यूज़ करता हूँ। तो ऐसे समझ सकते हैं आपकी वो पुरानी यादें चलती रहती है दिमाग के अंदर, इसलिए मैं कई बार बी लिख देता हूँ यहाँ पर। होता क्या है, लैम्डा ऑफ एम वेक्टर से आप इसको पढ़िए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में लाइन की वेक्टर इक्वेशन आ चुकी है, हमारे पास में लाइन की वेक्टर इक्वेशन आ चुकी है, ये हमारा आंसर है। इसी को कार्टेशियन इक्वेशन में लिख देंगे तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। देखिए मेरे साथ, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। पासिंग पॉइंट है -1 3 एंड 2, तो x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय z माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए बी सी क्या है, ये रहे 2 - 7 4, 2 - 7 एंड 4, ये रहा एवरीवन आपका कार्टेशियन इक्वेशन। और सेम ऐसा इक्वेशन आपको दिया हुआ था 14.3 के अंदर, मैं एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा दूं, ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 था ना, ठीक है एवरीवन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपको करना है। सेम क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए एवरीवन, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि कॉमनली बता देने चाहिए। चलिए टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के बारे में। आपने पहले भी सीखा है और आप दोबारा सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास में सपोज एक लाइन है L1 और दूसरी लाइन है L2, अगर ये दोनों लाइंस किसी एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दें तो वो लाइंस क्या कहलाती हैं, हमारी इंटरसेक्टेड लाइंस कहलाती हैं, कि वो दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज द लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2, सीधा बनाएंगे इसको, ओके। स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब एक पॉइंट पर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक छोटी सी बात निकल कर आती है कि क्या दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम होगा, बताइए। ऑब्वियसली सेम ही होगा, क्योंकि दोनों की दोनों सिर्फ एक ही पॉइंट पर टकराएगी, और उसको मैं मान लेता हूं x, y, z मान लेता हूं, ठीक है। तो दोनों के अंदर एक चीज कॉमन निकल कर आई कि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। चलिए लिखते हैं, पहली लाइन लिखेंगे, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग then the intersecting point will be same। हमने यहां अज्यूम कर लिया कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सपोज दैट P है, और हमने दे दिया x, y, z। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका कि x, y, z एक जो पॉइंट होगा वो दोनों में
कॉमन होगा, दोनों का एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा स्टूडेंट्स। चलिए इतना सा ही कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं इस पर क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने, शो दैट द लाइन्स आर इक्वल टू दिस एंड आर इक्वल टू दिस इंटरसेक्ट, फाइंड दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, दो लाइन्स हमें दी हुई है, तो स्टूडेंट्स क्या करना है, उससे पहले बता दूं आपको मैं कि आरबीएससी ने 2019 में पूछा था, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा क्वेश्चन पूछा था और छोटा मोटा नहीं, 6 नंबर में पूछा था। तो अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा आप कि करना क्या है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो आप मुझे बताओ कि क्या वो एक सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट बनाएगी क्या? यही कॉन्सेप्ट है इसका। इसको मैंने अज्यूम कर लिया x, y, z अज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कैसे काम करना है। देखिए यहां पर सॉल्यूशन और देखिए सॉल्यूशन के बाद में स्टेप नंबर 1 में करना है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना उसको मानना है कुछ ना कुछ। तो मैं बोलूंगा अज्यूम द इंटरसेक्शन पॉइंट P x, y, z, ये अज्यूम करना है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2, अगर आपके पास में इक्वेशंस वेक्टर में दी हुई है तो आप उनको कन्वर्ट कर दो कार्टेशियन इक्वेशन में। क्यों कन्वर्ट कर दो? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कार्टेशियन इक्वेशन से इस तरह के क्वेश्चन को करना ईजी होता है। ठीक है, करने वाले वेक्टर से भी करते हैं, बट मुझे लगता है कि कार्टेशियन इक्वेशन ईजी है, इसलिए चलिए कन्वर्ट बोथ इक्वेशंस इनटू कार्टेशियन इक्वेशन। चलिए करते हैं कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट। L1 हमारे पास में है r वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस का k कैप प्लस लैम्डा ऑफ i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7 ऑफ k कैप। अब तो आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा, तो x माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय नीचे की तरफ डायरेक्शन रेशियो मतलब कि 1, y माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस का 4 इज इक्वल टू z माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये लैम्डा हमारे को यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, ये काम हमने कर दिया। और L2 को भी साथ के साथ यही काम करूँगा कि जो L2 है क्या दिया हुआ है, r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप माइनस 10 ऑफ k कैप प्लस म्यू ऑफ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8 ऑफ k कैप। ठीक है साहब, कन्वर्ट कीजिए, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, y माइनस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 3, z माइनस का 10 तो प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू म्यू, जो कांस्टेंट दिया हुआ है वो म्यू। यहाँ लैम्डा है कांस्टेंट, यहाँ पर म्यू है। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत करना कि सर यहाँ पर लैम्डा है यहाँ पर म्यू है, लैम्डा क्यों नहीं है। अरे भैया, इसके अकॉर्डिंग एक ये वाला कांस्टेंट लैम्डा है, इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर म्यू है। कुछ भी हो सकता है, कुछ और भी आ सकता है, साई आ जाए, फाई आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो ये हमने कन्वर्ट किया, कंसेप्ट समझिए। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू, इस वाली टर्म को लैम्डा के इक्वल करके। भैया जब तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल है तो बताओ पहली इक्वेशन लैम्डा के इक्वल होगी या नहीं होगी? यस होगी। तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा 4 लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं 4 लैम्डा नहीं मिलेगा, लैम्डा प्लस 4 मिलेगा साहब। यहाँ देखिए y प्लस 3 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा 4 लैम्डा माइनस 3, माइनस का 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3। यहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू लैम्डा, z
इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 1 और हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही काम करूँगा। सिमिलरली देखिए x इज इक्वल टू डायरेक्ट निकाल रहा हूँ 2 म्यू प्लस 1, यहाँ पर भी निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू माइनस 1, माइनस 3 म्यू माइनस 1 और यहाँ पर निकाल रहा हूँ z इज इक्वल टू 8 म्यू माइनस का 10। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब आप मुझे बताइए जो एक्स वाई जेड हमने माना था भैया वो तो एक ही पॉइंट होगा ना, वो क्या है, वो है दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो है दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो बताइए क्या वो एक ही पॉइंट होगा क्या? इसका मतलब है इसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट P ही है और इसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट P ही है। दैट मीन्स जो x का वैल्यू यहाँ है वही x का वैल्यू यहाँ होगा, जो y का यहाँ है वही y का ये होगा, जो z का यहाँ है वही z का यहाँ पर होगा। यही बात है। तो इस वाले ब्रैकेट के वैल्यू को इसके इक्वल कर दो, ठीक है। मैं लिखूंगा बिकॉज, या फिर ऐसे लिखेंगे इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन द intersection point will be same, ठीक है एवरीवन, विल बी सेम। तो हम क्या करेंगे इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल कर देंगे। तो लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, तो लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा लैम्डा माइनस 2 म्यू दैट इज इक्वल टू माइनस का 3 और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पर 4 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू माइनस 1। ओके, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू एंड 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा एवरीवन। सही किया है, माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 3 म्यू, 3 उधर चला जाएगा तो 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। और ऐसे ही हम लोग यहाँ करेंगे 7 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 8 म्यू माइनस 10, इसको इधर ले आइए 7 लैम्डा माइनस 8 म्यू, ये उधर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 9 और इसको देंगे हम नाम इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा काम जो है वो इन तीनों इक्वेशन से ही है स्टूडेंट्स। क्या काम है कि कोई भी 3 इक्वेशन के अंदर से कोई भी 2 इक्वेशन आप लो, उनको सॉल्व करो और लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालो, है ना। और निकालने के बाद में किसी तीसरी इक्वेशन में उसको पुट कर दो। अगर वो सेटिस्फाई कर गई, कौन सी तीसरी इक्वेशन, तो जो ये दोनों लाइंस है ना ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स, और अगर नहीं कर रही तो नहीं कर रही, ठीक है। तो ऐसे कर रहे हैं हम काम। तो चलिए हम कोई 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और तीसरी में पुट करते हैं वैल्यू को। बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देखिएगा लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। और ये है माइनस का 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 2, यह है इक्वेशन नंबर 2। समझिए बात को कैसे सॉल्व होगी दोनों की दोनों। अगर मैं लैम्डा को -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस कर दूं तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं -4 से, इस पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा माइनस का 4 लैम्डा प्लस 8 म्यू इज इक्वल टू प्लस का 12। इसको लिख लिया नीचे यहाँ पे माइनस का 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5 म्यू और 12 में से 2 जाएगा तो बचेगा 10। तो म्यू इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स म्यू का वैल्यू आ जाएगा 2। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पुट किया तो लैम्डा माइनस
2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -3, लैम्डा -4 दिस इक्वल टू -3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली लैम्डा का वैल्यू आ गया 1, म्यू का वैल्यू है 2, लैम्डा का वैल्यू है 1। हमें क्या करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे स्टूडेंट्स। पुट इन इक्वेशन वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा एंड म्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड। चलिए यहाँ पुट करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा का वैल्यू है 1 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय म्यू का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू -9। ठीक है, ये नहीं लिखो, -9 मत लिखो, सॉल्व करो। 7 - 8 2 जा 16, और जैसे ही स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं हमारे पास में वैल्यू आता है -9 और इक्वल टू में वैल्यू भी क्या है, -9 है। तो यस, सेटिस्फाई कर गई। तो हम लिखेंगे हियर लैम्डा म्यू आर satisfied equation number 3, hence lines L1 and L2 are intersecting। तो भैया ये तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया स्टूडेंट्स। दूसरी बात आती है कि क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी थी, डब्बे के अंदर रखी थी ना, तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट्स। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाला था ना अभी x इज इक्वल टू था हमारे पास में लैम्डा प्लस 4, ये हमने डब्बा निकाला था। y इज इक्वल टू निकाला था हमने -4 लैम्डा -4 लैम्डा -3, ये हमने निकाला था एवरीवन। और हमारे पास में z का वैल्यू था, z इज इक्वल टू 7 लैम्डा -1, ये हमने निकाला था। आप याद कीजिए इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ कुछ नहीं करना, हमें लैम्डा का वैल्यू पुट कर देना है। लैम्डा का वैल्यू क्या आया है हमारे पास में, 1 आया है, तो 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। y का वैल्यू -4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो y इज इक्वल टू आएगा -7, और z इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स क्या, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, और z इज इक्वल टू आएगा 7 - 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो यस, हमारे पास में आएगा 5 - 7 एंड 6, 5 - 7 एंड 6। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आया? p का वैल्यू क्या आ गया, 5 - 7 एंड 6। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थे जो आपसे 6 नंबर का पूछा गया था। अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे और बात करेंगे आपसे कि अगर कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है तो उससे किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप किस तरह से फाइंड करें। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे। आज का ये लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इस पर 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एज इट इज़ क्वेश्चन मिलता है आपको। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। उससे पहले क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, और हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आगे की बात भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।